इन डेमोक्रेसी देयर आर नो किंग्स एंड किंग मेकर्स, पीपल आर किंग्स एंड पीपल आर किंग मेकर्स। तो जनता अगर अपने ऊपर आ जाती है और उसको लगता है कि मुझे इस सत्ता को उखाड़ फेंकना है, तो वो उखाड़ ही फेंकती है। जी आप तो पंजाब से हैं गुप्ता जी, जी जिस जी तरीके से पंजाब में इंसर्जेंसी हुई, उसका भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत, तो पंजाब और दिल्ली तो बहुत पास पास थे, जी लेकिन फिर भी वो जो दिल की दूरी थी, जो कि कभी शायद पट नहीं पाई, अभी भी उसको पाटा नहीं जा सका, वो कहीं ना कहीं उनकी इसी नीति का ही प्रकरण है। मैग्सेसे अवार्ड विनिंग पत्रकार हैं, एनडीटीवी में काम करते रवीश कुमार जी के शो में इस तरीके की बात आई और उन्होंने काउंटर भी नहीं किया, इस नैरेटिव को काउंटर भी नहीं किया। इसका मलाल और इसका अफसोस मुझे लगता है इस जनरेशन के उन सभी युवाओं को रहेगा जिन्होंने रवीश की रिपोर्ट को कभी न कभी देख करके बहुत सराहना की उसकी। देखिए, सीएए तो बिल्कुल हाफ पेज का बिल था, किसी जी ने पढ़ा नहीं बिल को, बिना बिल को पढ़े हुए अननेसेसरी का प्रोटेस्ट किया गया, बहुत तरीके की मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई। जैसे हिंदुत्व किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की थाती नहीं है। आज लोगों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की राजनीति कर रही है, लेकिन कल शिवसेना भी हिंदुत्व की राजनीति कर रही है। आपके यहाँ पंजाब में अकाली दल भी एक तरीके से हिंदुत्व की राजनीति कर रही है। जहाँ पे कल्चर वॉर्स होंगे और जहाँ पे कल्चर को लेकर के आगे बढ़ा जाएगा, वो कहीं ना कहीं वो हिंदुत्व की राजनीति। मुझे लगता है बी जो हिंदुत्व कह लिए, हिंदूनेस कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, मैं हिंदू को धर्म विशेष से नहीं जोड़ करके उनका जो सिविलाइजेशनल पर्सपेक्टिव है उससे जोड़ करके अगर देखती हूँ, तो जो हमारे सनातन की जो परंपरा है, जो हमारे सनातन का की जो विचारधारा है, हमारे सनातन का जो पूरा विचार समूह है, और हमारे सनातन धर्म का जो हम जिस रूप में पालन करते हैं, उस सभी को लेकर के अपॉलोजेटिक नहीं होना, उसको पूरी तरह स्वीकार करना, आत्मसात करना, और वो किसी के साथ वर्सेस वाली लड़ाई में नहीं जुड़ना, मुझे लगता है मेरे लिए हिंदुत्व यही है, और मैं इसी हिंदुत्व को लेकर के आगे चलती हूँ। उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो पे जब बात कर रहे थे, उनके मुंह से गुड बाय असम निकल गया, और इसका असम के जनमानस में इतना गहरा प्रभाव पड़ा। ऑलरेडी वो एलिएनेटेड फील कर रहे थे भारत सरकार से, भारत सरकार की नीतियों से, दिल्ली से, भारत सरकार से ज़्यादा दिल्ली से। वहाँ से गोपीनाथ बोरदोले चिट्ठी पर चिट्ठी लिख रहे थे नेहरू जी को, कह रहे थे कि आप एक बार समझिए कि आप जिस तरीके से पार्टीशन चाहते हैं, उस तरीके से पार्टीशन करने पे कल कत्लेआम मचेगा, और आपको इस बात को संज्ञान में लेना होगा कि असम का जनमानस इस तरह के पार्टीशन के लिए तैयार नहीं है। नेहरू जी ने भी उनकी बात नहीं सुनी। दी डायलॉग टाइम के मंच पे सभी ही श्रोताओं का स्वागत है। व्यूअर्स, पिछले 10-15 साल से हम देख रहे हैं कि जो इलेक्शन कैंपेन करने के तरीके होते हैं उसमें बहुत बहुत बदलाव आ गया है। जैसे पहले इलेक्शन कैंपेन हुआ करते थे कि एक राजनीतिक पार्टियां जो जितनी भी होती थी, उनके जो दिग्गज नेता होते थे वही कैंपेन को संभालते थे और वही जाकर लोगों में रैलियां करते थे, और रैली ही एक माध्यम होती थी, और जहाँ एक बड़ा सा पोस्टर जिसमें वहाँ के इलाके के कुछ जो उनकी पार्टी के आगू लोग होते थे उनकी तस्वीरें होती थी, लीडर्स की तस्वीरें होती थी, और उस बड़े बड़े पोस्टरों में जो आज का यंगस्टर है, जो कि भारत का 70% है, जिसकी उम्र 30 साल से कम है, वो उन पोस्टरों से अब प्रभावित नहीं हो रहा पिछले 10-12 साल से। तो जो कंपेनिंग करने की स्ट्रेटेजी है वो पूरी की पूरी चेंज हो चुकी है। उस में आपने सुना होगा कि प्रशांत किशोर जी का नाम, जो कि काफी फेमस है इलेक्शन कंपेन करने में। उन्होंने इलेक्शन मैनेजमेंट की है काफी पार्टीज के लिए, जैसे बीजेपी के लिए भी की है, ममता जी के लिए भी की है, उनकी तृणमूल कांग्रेस के लिए, और उन्होंने लालू जी के लिए भी की है, और उन्होंने कांग्रेस के लिए भी की है। सो कुल मिला के जो कंपेनिंग का सिस्टम है वो चेंज हो चुका है। ऐसे ही आज हम एक ऐसे महानुभाव को आपको मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने पहले प्रशांत किशोर जी के साथ काम किया, और उसके बाद इंडिविजुअली भी उन्होंने असम में बीजेपी को इलेक्शन जिताने के लिए वहां पर, उनको आप अक्सर अलग अलग डिबेट में देखते रहते हैं टीवी, बड़े बड़े टीवी चैनल्स पे। तो आज हम आपको उनके साथ मिलवाने जा रहे हैं। जी शुभ रस्ता जी, आपका मैं दी डायलॉग टाइम के मंच पे स्वागत करता हूं। जी शुभ रस्ता जी, आप हमें बताएंगे कि जो सरायघाट का संबंध है एसमिस लोगों के साथ, उसका क्या मतलब है, उनके लिए क्या मतलब है सरायघाट का एसमिस लोगों के लिए?
अमरिंदर जी, अभी तो इतनी डिबेट्स चल रही हैं भारत में कल्चर को लेकर के, रीजनल कल्चर को लेकर के, और हर रीजन अपने अपने कल्चर को लेकर के बहुत अग्रेसिव रूप से अपना एक स्टैंड रख रहा है। असम, और सिर्फ असम ही नहीं, भारत के जो उत्तर पूर्व का इलाका है, वहां के जितने स्टेट्स हैं, वो सभी स्टेट अपनी अपनी यूनिक आइडेंटिटी को लेकर के बहुत दृढ़ प्रतिज्ञ रहते हैं। तो जी। यही कारण है कि बैटल ऑफ सरायघाट और सरायघाट के सिग्निफिकेंस को समझना जरूरी है। सरायघाट एक ऐसी छोटी सी जगह है, ब्रह्मपुत्र जो महानदी है उसके बीच में एक जी। ऐसी जगह है जहां पर सेनाएं खड़े होकर तब के जमाने में लड़ाइयां लड़ती थी। और वही लड़ाई जो इस्लामी आतंकी जब आए और उन्होंने अपना विस्तार बंगाल के बियॉन्ड करना शुरू किया या चाहा कि वो करें, जिसमें वो सफल नहीं हो पाए, उसमें एक जी। बहुत बड़ी भूमिका बैटल ऑफ सरायघाट की रही। और बैटल ऑफ सरायघाट जब हुआ तो लचित बरफुकन ने असम की पूरी संस्कृति को अक्षुण्ण रखने के लिए एक बहुत ही ब्रेव फ्रंट से लड़ाई लड़ी, जिसका प्रतिफल ये रहा कि कुछ इतिहासकार 14 कहते हैं, कुछ इतिहासकार 17 कहते हैं। 14 बार या 17 बार जो भी इस्लामी आक्रमण हुआ, उससे त्रस्त होकर के फिर मुगलों ने छोड़ दिया और बंगाल के बाद उन्होंने प्रचार प्रसार की बात नहीं सोची। इसीलिए इस पूरे टॉपिक का इतना महत्व था। और इससे जोड़ते हुए हमने इलीगल माइग्रेशन को देखा, जिस तरीके से बांग्लादेश से और रोहिंग्याज जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट के कुछ इलाकों में आकर के सेटल कर रहे थे और उससे पूरी डेमोग्राफी बदल रही थी। तो हमने इस हिस्टोरिकल संदर्भ को उससे जोड़ने की कोशिश की। जी। अच्छा, तो एक और है कि जो एस्मिस लोग हैं, आपकी किताब के अनुसार ही, कि जो एस्मिस लोग हैं उनमें एक सेंटिमेंट होता है कि प्री पार्टीशन वहां पर एक कांग्रेस के खिलाफ एक सेंटिमेंट पाया जाता था, क्योंकि उनको लगता था कि कांग्रेस की जो कोर लीडरशिप है, जो सेंट्रल लीडरशिप है, उन्होंने उनके साथ बिट्रेयल किया। उसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे प्लीज? जी, अमरिंदर जी, पहले तो ये समझना होगा कि हमारे बॉर्डर स्टेट्स की जब बात आती है तो हम जनरली जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, थोड़ा मतलब वेस्ट इंडिया और नॉर्थ इंडिया की हम बात करते हैं। हम भूल जाते हैं कि नॉर्थ ईस्ट और ईस्टर्न इंडिया जो हमारा है वो भी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स है वहां पे, और काफी ज्यादा मात्रा में बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स, और वहां के जो दंश रहा, वहां की जो कहानी रही, वो उतना ज्यादा हाईलाइटेड नहीं है। तो ये जो सवाल है आपका कि वो क्यों महसूस करते हैं, वो सोचिए, आज 21वीं सदी में अगर ये समस्या है कि इतिहासकारों ने उस पर बहुत नहीं लिखा, फिक्शन बहुत ज्यादा नहीं आया, मूवीज नहीं बनी, तो आप उस जमाने में सोच ही सकते हैं कि किस तरीके का एलियनेशन उनको फील होता होगा कि हम जिस भारत के समुच्च भारत के जनमानस की हम बात करते हैं, उससे वो कटाव क्यों महसूस करते होंगे। आज हम इस पे एक ऑब्जेक्टिव चर्चा कर सकते हैं कि नेहरू जी की जो नीति थी या नेहरू जी का जो पॉलिटिक्स थी, वो कितनी जायज थी, कितनी नाजायज थी, इस पे हम बहस भले ही कर सकते हैं। लेकिन जो तथ्य हैं वो ये हैं कि गोपीनाथ बोरदोलोई, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी के बीच जो पत्राचार हुआ, या जो मौखिक रूप से बात हुई, जो रिकॉर्डेड है और हिस्ट्री के पन्नों में दर्ज है, इतिहास के पन्नों में दर्ज है, उन बातों को तो ठुकराया नहीं जा सकता। गोपीनाथ बोरदोलोई कहते रहे कि आप अगर पार्टीशन कर रहे हैं तो पार्टीशन में इन एरियाज को लेकर के हमारे असम के लोगों की ये सोच है, और उसको बाईपास करके जब नेहरू जी आगे बढ़ने की बात सोच रहे थे, तो ये एक छोटे से लीडर की बात नहीं थी, गोपीनाथ बोरदोलोई की बात नहीं थी, वो एक पूरे रीजन की बात थी, जिसकी समझ गोपीनाथ बोरदोलोई को ही थी, जिसकी समझ चाह कर भी ह्यूमन लिमिटेशंस की वजह से नेहरू जी की नहीं हो सकती थी, क्योंकि वो दिल्ली की कॉन्सेंट्रेटेड लीडरशिप थी उनकी। दिल्ली के अलावा भारत के अन्य राज्य थे जो उन्हें देखने थे। उनको थोड़ा, मुझे लगता है, भरोसा करना चाहिए था लोकल लीडर्स पे, और उनको बुला करके उनके ही सहमति से आगे बढ़ना चाहिए था। तो ये सारी, मुझे लगता है, समस्याएं थी। और आपने चूंकि किताब पढ़ी अमरिंदर जी, तो आपको मालूम होगा कि गांधी जी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर असम में कोई भी मर्द का बच्चा होगा तो वो जवाहरलाल नेहरू की इस बात को मानेगा नहीं और वो सड़कों पर उतर जाएगा प्रोटेस्ट के लिए। ये बात महात्मा गांधी ने कही थी। तो इस तरीके का जो ताना बाना है और इस तरीके की जो छोटी छोटी स्टोरीज हैं, जब तक उनके बारे में जानकारी नहीं होगी, हम इतिहास में की गई गलतियों से सीख नहीं पाएंगे, आगे बढ़ नहीं पाएंगे। जी। अच्छा, एक आपने उसके बाद वहाँ के जो एस्मिस लोग हैं, जैसे चाइना वॉर हुआ, वहां पर भी गुड बाय कह दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एसएमएस लोगों को। उसके बारे में वहां के लोग क्या सोचते हैं?
अभिनंदन जी, ये नैरेटिव अब मुझे लगता है कि अब कुछ लोगों को एक एक नई इंटरप्रिटेशन ये आ रही है कि नेहरू जी ने उस रूप में गुड बाय असम नहीं कहा था, फिर कुछ कहते हैं गुड बाय असम कहा ही नहीं गया था। देखिए, सिंपल सी चीज ये थी, जब चाइना ने आक्रमण किया उस समय, आप हमारे देश की भी परिस्थिति सोचिए, बस हम नए नए आजाद हुए थे और जी एक बाहरी आक्रमण बहुत बुरी तरीके से हुआ। तो अगेन गिविंग ड्यू क्रेडिट टू नेहरू एंड हिज लिमिटेशंस, जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे, जिस तरीके का दंश वो झेल रहे होंगे आंतरिक और बाहरी, उस सिचुएशन में वो शायद बौखलाहट में, हड़बड़ाहट में, उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो पे जब बात कर रहे थे, उनके मुंह से गुड बाय असम निकल गया और इसका असम के जनमानस में इतना गहरा प्रभाव पड़ा। ऑलरेडी वो एलियनेटेड फील कर रहे थे भारत सरकार से, भारत सरकार की नीतियों से, दिल्ली से, भारत सरकार से ज्यादा दिल्ली से उनका जो अलगाव था या जो दूरी थी उसको महसूस कर रहे थे। और इस बीच में संकट की इस घड़ी में, जबकि चाइना आक्रमण कर रहा है और नॉर्थ ईस्ट सबसे ज्यादा प्रभावित है, वैसी परिस्थिति में अगर कोई प्रधानमंत्री खड़े होकर ये कह देता है कि गुड बाय, तो ये बहुत बड़ा सिग्नल जाता है नीचे। तो उससे उनका बिल्कुल मनोबल कहीं ना कहीं जरूर टूटा। पर आज नई जो व्याख्याएं हो रही हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि ऐसा कहा नहीं गया था, ये किंवदंती है, या फिर लोग ऐसा कहते हैं कि नेहरू जी की जो बातें थी उसको ऐसे इंटरप्रेट किया गया। लेकिन मेरा मानना है अमरिंदर जी की, जब आप राजनीति में होते हैं तो आपके कहे गए शब्दों का क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पे सोच करके ही शब्द बोलने चाहिए या मुंह से निकलने चाहिए। क्योंकि आप हो सकता है वो मीन ना कर रहे हो जिसको लेकर के लोग उद्वेलित हो जाएं, लेकिन चूंकि आपके मुंह से वो शब्द निकला है तो आप बाद में जी सिर्फ एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि ये मेरी मंशा नहीं थी, मैं ये कहना चाह रहा था। जो डैमेज होना होता है वो हो गया होता है। तो कहीं ना कहीं ये भी बहुत ज्यादा असम के कॉन्शियसनेस में ये बात है कि दिल्ली ने हमें कभी नहीं समझा। जी। अच्छा, तो ये तो आपने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि जो इस्लामिक हमलावर थे वो असम में एंटर करना चाहते थे, और उसके बाद भी आपने ज़िक्र किया कि कैसे एक जगह आपने लिखा है कि ग्रो मोर फूड, ग्रो मोर मुस्लिम। ये भी एक वर्ड जी थे मेरे ख्याल वायसराय। लॉर्ड वेवल थे। जी जी जी, लॉर्ड बेवल के। और आपकी जी जो एक आगे जाके आप लिखते हैं कि लॉर्ड माइग्रेशन ऑफ बांग्लादेशी कांग्रेस इंपोर्टेड बांग्लादेशी मुस्लिम फ्रॉम फॉर इलेक्टोरल गेन। तो जी जी ये आपकी समझ कैसे बनी कि कांग्रेस वहां से इंपोर्ट कर रही है बंगाली मुस्लिम को इलेक्टोरल गेन के लिए? जी, मेरे ख्याल ये भी जो आपने वाक्यांश पढ़ा है वो भी कहीं से कोट किया हुआ है, किसी किताब का या किसी या पार्लियामेंट में दी, सॉरी, फ्लोर ऑफ द हाउस पे दी गई एक टिप्पणी है जिसको कोट किया है मैंने। जी जी दरअसल इंदिरा गांधी के समय एक कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, मंगलदोई नाम की कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, वहां पे बाई इलेक्शंस होने थे। और बाई इलेक्शंस जब हुए और कांग्रेस जीती तो उसमें अचानक से जब लोगों ने जांच पड़ताल की तो पता चला कि 50,000 से ऊपर, एग्जैक्ट फिगर किताब में है मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा, कि जी उससे ज्यादा लोग इलेक्टोरल रोल में पाए गए और वो एक अमुक धर्म के लोग थे, वो मुस्लिम समुदाय से वो लोग थे। इसके बाद असम मूवमेंट, एक बहुत बड़ा मूवमेंट खड़ा हुआ। मुझे लगता है स्वतंत्र भारत का एक पहला स्टूडेंट मूवमेंट था जिसने सत्ता को पूरी तरह हिला करके रख दिया। और उसका आज देखिए दूरगामी परिणाम कि 2020-21 में भी हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की बात कर रहे थे, हम एनआरसी की बात कर रहे थे, और सबका बीज जी वो कहीं ना कहीं आईएमडीटी एक्ट से था, जिनको की राजनीतिक जो जमीन थी उसके ऊपर आपके सर्बानंद सोनोवाल जी चीफ मिनिस्टर बने, हेमंत बिस्व शर्मा आज जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी भी जी पृष्ठभूमि कहीं ना कहीं असम मूवमेंट से जुड़ी थी। जितने भी कॉन्टेम्प्रेरी लीडर्स हैं, एजीपी तो पार्टी ही उसी तरह से खड़ी हुई, बिल्कुल। आसो इतना बड़ा मूवमेंट था वो खड़ा हुआ। तो ये जो बात थी, मैंने ये बात इसलिए लिखी, इसलिए कही, क्योंकि ये एक शक जो था कि वहां पर इलीगल माइग्रेंट्स को बिठाया जा रहा है, ये जी शक भारत के परिप्रेक्ष्य में, ये भारतीय नेता तो कह ही रहे थे जब वो आए, तो उसके पहले ये ब्रिटिश जो जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट को बफर स्टेट बना करके रखा, ये बात जी ब्रिटिश सरकार स्वयं मान रही थी। ये लॉर्ड विवल के का के कथन है कि जी ग्रो मोर फूड और ग्रो मोर मुस्लिम्स जैसा जो प्रोग्राम जो चल रहा था, ये जी बरतानिया हुकूमत ने इसको तवज्जो दी थी, उस समय माना था इस जी चीज को एक तरह से, बिना किसी लाग लपेट के या बिना किसी पूर्वाग्रह के जो सिचुएशन है उसको उस तरीके से एडजस्ट किया जाना चाहिए। जी जी और इसके बाद जैसे कांग्रेस की लीडरशिप है, उनके जो सेंट्रल लीडरशिप है, उन्होंने जी असम को किस तरह से देखा? पिछले 15 साल तक उनकी कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, 2016 तक।
तो जिसमें गोगोई साहब चीफ मिनिस्टर रहे। जी। तो जब यही हेमंत बिस्वा शर्मा जाते हैं अपनी कोर लीडरशिप को मिलने, राहुल जी से मिलने, और 2 मिनट का टाइम मिलता है उनको, तो आपको कैसे लगता है कि जो सेंट्रल इनकी लीडरशिप है वो इग्नोर कर रही है असम को? उनको टाइम सिर्फ 2 मिनट दिए और उसमें भी वो अपने शायद किसी कुत्ते के साथ खेल रहे थे, श्री राहुल जी। राहुल गांधी जी। जी, अमरिंदर जी, ये वही वाली बात है जो कहीं न कहीं देखिए जनरेशन के साथ पराभव होता है, संस्कारों का भी पराभव होता है और वो कहाँ पर आकर के चीज़ें रुकती हैं। आप देखिए नेहरू जी के साथ भी कंप्लेन यही थी, मोटा-मोटा कंप्लेन यही थी कि जी। दिल्ली की लीडरशिप असम की समस्याओं को तूल नहीं दे रही है, सुन रही नहीं रही है, जितना समय देना चाहिए नहीं दे पा रही है, जितना रिसोर्स देना चाहिए नहीं दे पा रही है। और यही समस्या थोड़े विद्रूप रूप में, थोड़े और मज़ाकिया अंदाज में या थोड़े और आयरॉनिकल या सैटिरिकल जो भी आप शब्द देना कहते हैं, उस रूप में राहुल गांधी के साथ रिपीट हुई। तो मैं जी। वही हिस्ट्री अपने आप को दोहरा रही है और हिस्ट्री से हम सीख नहीं रहे हैं, वही वाली चीज़ बार-बार आती है। वहां से गोपीनाथ बोरदोलोई चिट्ठी पर चिट्ठी लिख रहे थे नेहरू जी को, कह रहे थे कि आप एक बार समझिए कि आप जिस तरीके से पार्टीशन चाहते हैं, उस तरीके से पार्टीशन करने पे कल कत्लेआम मचेगा और आपको इस बात को संज्ञान में लेना होगा कि असम का जनमानस इस तरह के पार्टीशन के लिए तैयार नहीं है। नेहरू जी ने भी उनकी बात नहीं सुनी, सुन नहीं रहे थे। बाद में हालांकि गोपीनाथ बोरदोलोई की जीत हुई और फाइनली जिस रूप में आज हम नॉर्थ ईस्ट को देखते हैं वो है। लेकिन यही मेंटालिटी थी जो राहुल गांधी ने भी अपनाई, यही मेंटालिटी बहुत हद तक इंदिरा गांधी ने भी अपनाई थी। मंगलदोई में चल रहा था असम आंदोलन, आंदोलन चल रहा था। वो तो जी। असम आंदोलन इतना ज्यादा बढ़ गया जब इंदिरा गांधी को लगा कि इससे मेरी सरकार को भी खतरा हो सकता है, तब जाकर के उन्होंने आंसू लीडरशिप के साथ बातचीत की। कहने का मतलब ये कि मुझे लगता है कांग्रेस की अभी तक की जो नीति है, मैं आशा करती हूँ कि अभी आगे अगर कांग्रेस में चर्न होता है और नई लीडरशिप उसमें आती है तो वो इस मामले को संज्ञान में लेकर के कुछ इम्प्रूव करेगी। बट अभी तक जो कांग्रेस का रवैया रहा है बॉर्डर स्टेट्स को लेकर के, वो एट लेंथ रहा है। वो एक आर्म्स हैंड डिस्टेंस बना के रखना चाहते हैं कि वहां की समस्या उससे दिल्ली प्रभावित ना हो, उससे मैं प्रभावित ना हूं। और कहीं ना कहीं ये जो थोड़ा स्वार्थ आ जाता है सत्ता का, उसकी वजह से चीजें बहुत बिगड़ जाती हैं। वो इतनी बिगड़ जाती है कि फिर उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। आप तो पंजाब से हैं अमरिंदर जी, जी। जिस जी। तरीके से पंजाब में इंसर्जेंसी हुई, उसका भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत, तो पंजाब और दिल्ली तो बहुत पास पास थे, जी। लेकिन फिर भी वो जो दिल की दूरी थी, जो कि कभी शायद पट नहीं पाई, अभी भी उसको पाटा नहीं जा सका, वो कहीं ना कहीं उनकी इसी नीति का ही प्रतिफल है। जी, बिल्कुल। अच्छा, एक एक बात और है कि आपका ओपिनियन क्या है कि जी, जैसे मैंने बुक में लिखा, अगर मैं सही समझ पाया हूँ, कि दिग्विजय जी ने एडवाइस दी हेमंता बिस्वा जी को कि आप बीजेपी ज्वाइन कर लें। आपका आपकी चेतनता क्या कह रही है कि ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। और हालांकि बहुत सारी चीजें अमरिंदर जी ये भी है कि नेताओं के द्वारा जो चीजें कही जाती हैं वो कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ राजनीतिक कारण होते हैं, कुछ ना कुछ राजनीतिक प्रतिबद्धताएं होती हैं, रिलेशनशिप्स होते हैं जिनको भुनाने के लिए, साधने के लिए बहुत चीजें कही जाती हैं। तो मैं किसने क्या कहा के बीच में मैं नहीं जा रही हूँ, मैं एक जी। सामान्य सी बात कर रही हूँ कि अगर कांग्रेस पार्टी में किसी भी मेधावी नेता का फ्यूचर बहुत अच्छा नहीं है, भविष्य वो अच्छा नहीं देख पाते, तो वो जी। अपनी पूरी राजनीतिक विरासत की को तिलांजलि तो देंगे नहीं कि भाई जो दो ऊपर में जो 2-3 लोग हैं जो लीडरशिप संभाले हुए हैं, वो कब तक ऐसा चलेगा कि आप जमींदारी सिस्टम की तरह आप जमींदार की तरफ देखते रहे, उनकी तरफ से जो कृपा होगी उसी कृपा पे हम आगे अपनी राजनीति खंगालेंगे। ये जी। एक स्वस्थ लोकतंत्र का तो उदाहरण नहीं है। तो ये सभी जी। लोग, चाहे वो हेमंत बिस्वा शर्मा हो या फिर आप मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया को देखिए, कहीं ना जी। कहीं इन लोगों ने अपनी राजनीतिक हैसियत को नापते तौलते हुए एक ऐसी पार्टी को ज्वाइन किया जहां उन्हें लगा कि उनका अभी जो इमीडिएट स्वार्थ है, स्वार्थ मतलब मैं नेगेटिव सेंस में नहीं कर रही हूँ, जो राजनीतिक एक एक एम्बिशन है वो पूरा हो सकता है, तो उन्होंने ज्वाइन किया। तो मैं जी। इसको बहुत ज्यादा, इसमें बहुत गहरी मीनिंग नहीं देखूंगी। ये रियल पॉलिटिक यही है शायद, जो सत्ता की राजनीति होती है वो यही होती है कि जहां आपकी सुनी जा रही है, जहां आपको सम्मान मिल रहा है, वहां आप जाकर के अपनी राजनीति करते हैं। जी। अच्छा, जब आपको पहली बार जी वहाँ की इलेक्शन कैंपेन करने का एक जॉब मिला, तो आपको वहाँ पे जाके कैसे लगा कि आप जो बीजेपी असम में कभी लगता ही नहीं था कि वो इलेक्शन के कहीं किसी नंबर पे भी पहुँच सकती है, वो सरकार बना लेती है। तो आपको पहले जाकर वहाँ पे कैसे लगा और ये करिश्मा कैसे हुआ?
अभिनंदन जी, करिश्मा तो बहुत मुझे लगता है काफ़ी सालों की तपस्या थी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी पहले संघ के कार्यकर्ता कर रहे थे। और जी, इसमें इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा अपनी भूमिका नहीं बताऊँगी। और मैं एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाहती हूँ अमरिंदर जी, आपके व्यूअर्स के लिए, कि ये मेरे लिए असम का कैंपेन मेरे लिए जॉब नहीं था। ओके। मैं ऑलरेडी जॉब कर रही थी, हुँ, पॉलिटिकल कैंपेनिंग में ही मैं एक अ, जी। मैंने काम किया, 2 कैंपेन्स मैंने सँभाले। लेकिन उन हुँ, 2 कैंपेन्स के बाद मेरी एक समझ बनी राजनीति को लेकर के, और मैंने ये निर्णय लिया कि अब अगर मैं राजनीतिक दुनिया में किसी भी तरीके का हस्तक्षेप रखती हूँ, वो जी, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ कर करें या बिना जुड़े हुए करें। जिस भी रूप में अगर मैं पॉलिटिक्स को या राजनीति को देखूँगी, तो वहाँ पे कहीं न कहीं एक विचारधारा या एक विचारधारात्मक पुट ज़रूर होगा। वो ओके। विचारधारा कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा नहीं हो सकती है। पॉलिटिकल हुँ, हुँ, पार्टी विचारधाराओं का सहारा लेकर आगे बढ़ते हैं। जैसे हिंदुत्व। हुँ, हिंदुत्व किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की थाती नहीं है। हुँ, आज लोगों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की राजनीति कर रही है, लेकिन कल हुँ, शिवसेना भी हिंदुत्व की राजनीति कर रही थी। हुँ, आपके यहाँ पंजाब में अकाली दल भी एक तरीके से हिंदुत्व की राजनीति कर रही है। जहाँ पे कल्चर वॉर्स होंगे और जहाँ हुँ, पे कल्चर को लेकर के आगे बढ़ा जाएगा, वो कहीं न कहीं वो हिंदुत्व की राजनीति ही होगी। तो ओके। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि हाँ, कि मैं असम कैंपेन से जब जुड़ी थी, तो वो जो विचारधारा है, उसमें मुझे लगा कि इस विचारधारा के साथ जुड़ करके एक ऐसे प्रदेश में काम किया जा सकता है, जहाँ पर कभी भी इस विचारधारा का प्रचार-प्रसार नहीं हुआ। और कहीं न जी, कहीं जनमानस में उस संवाद को लेकर के एक एप्रिसिएशन था, और लोग समझ रहे थे कि अब जिस तरीके से डेमोग्राफी चेंज हो रही है, तो हमें एक अल्टरनेट पॉलिटिकल पार्टी की या एक अल्टरनेट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की ज़रूरत है। तो इस जी, तहत मैंने काम किया। और बाकी जो करिश्मा की बात है, मेरी किताब का अंतिम लाइन शायद यही है, या अंतिम चैप्टर का जो पहला लाइन होता है वो यही है, इन डेमोक्रेसी देयर आर नो किंग्स एंड किंग मेकर्स, पीपल आर किंग्स एंड पीपल आर किंग मेकर्स। तो जनता अगर अपने ऊपर आ जाती है और उसको लगता है कि मुझे इस सत्ता को उखाड़ फेंकना है, तो वो उखाड़ ही फेंकती है। जी। अच्छा, आप एक 2 लाइनों में छोटी-सी डेफ़िनिशन बताओगे हिंदुत्व की डेफ़िनिशन क्या है, आपकी समझ में? मुझे लगता है जो हिंदुत्व कह लिए, हिंदूनेस कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, मैं हिंदू हुँ, को हुँ, धर्म विशेष से नहीं जोड़ करके, उनका जो सिविलाइजेशनल पर्सपेक्टिव है उससे जोड़ करके अगर देखती हूँ, तो जो हुँ, हमारे सनातन की जो परंपरा है, जो हमारे सनातन की जो विचारधारा है, हमारे सनातन जी, का जो पूरा विचार समूह है, और हमारे सनातन धर्म का जो हम जिस रूप में पालन करते हैं, उस सभी को लेकर के अपोलोजेटिक नहीं होना, हुँ, उसको हुँ, पूरी तरह स्वीकार करना, आत्मसात करना, और वो किसी के साथ वर्सेस वाली लड़ाई में नहीं जुड़ना। मुझे लगता है हुँ, मेरे लिए हिंदुत्व यही है, और मैं इसी हिंदुत्व को लेकर के आगे चल रही हूँ। जी, आप जी, किसी भी धर्म के हो सकते हैं, हुँ, लेकिन एज़ लॉन्ग एज़ आपका और मेरा पहनावा एक जैसा है, हमारे हमारे रीति-रिवाज एक जैसे हैं, तो हुँ, ये धर्म की जो दीवारें, वो कितने दिन तक इस डिफरेंस को मतलब फैन करती रहेंगी। कहीं न कहीं तो हम रिकॉग्नाइज़ करेंगे कि हम एक ही मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं। जी, तो मेरे जी, लिए जी, हिंदुत्व का मतलब मिट्टी से जुड़ाव है। जी। अच्छा, आपके असम से जाने से पहले जो आपने आरएसएस की बात की, तो आप मैं यही पूछना चाहता हूँ कि आरएसएस का क्या रोल रहा इतने सालों में असम में? हमारा जो 3rd चैप्टर है किताब का, उसमें हम जी, लोगों ने कोशिश की है कि हम विस्तार से बात करें। आरएसएस ने अलग-अलग माध्यमों से, वो चाहे संस्कार भारती हो, वो ट्राइबल बच्चों के साथ, एकल विद्यालय के साथ जुड़ कर के काम करने की बात हो, या इनके बहुत सारे शिविर चले, मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए उनके शिविर चले। हुँ, इस तरह की नॉर्थ ईस्ट के बच्चों को वो बाहर देश के अन्य जगहों पर ले जाकर के घुमाना, उनकी ट्रेनिंग करना, उनको पढ़ाना, ये सब छोटे-छोटे प्रोग्राम्स थे जो उन्होंने जी, दशकों चलाए। लेकिन इसका प्रतिफल ये रहा कि नॉर्थ ईस्ट भारत से उसका जुड़ाव महसूस हुआ, भारत को नॉर्थ ईस्ट से जुड़ाव महसूस हुआ। कहने को हुँ, ये चीज़ बहुत छोटी लगती है, बट ये इतनी बड़ी बात है, और इतना कितने स्वयंसेवकों ने निस्वार्थ भाव से काम किया। केरल से स्वयंसेवक जा करके नॉर्थ ईस्ट में काम करते थे। नॉर्थ ईस्ट के स्वयंसेवकों को केरल भेज करके काम करवाया गया। तो इस तरीके से जो ताना-बाना बनता है, जहाँ पे देश का हर एक कोना आपसे जुड़ता है, वो मुझे लगता है वो बहुत बड़ा योगदान है संघ का। जी। अच्छा, एक इसमें आपने बात की कुलियों की, जो कि एसमिस लोग नहीं हैं, जो वहाँ हुँ, के जो स्टेट में काम करते हैं, उनकी हालात आपने बताया कि वो बहुत मुश्किल में हैं और
आपको जैसे पिछले 5 साल बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई है, अब आपको कैसे लगता है कि जो कुलियों की हालात में कुछ फ़र्क आया है? जी, अमरिंदर जी, मुझे लगता है बहुत सारे स्पेसिफिक स्कीम्स चलाए गए इस हुँ, नई सरकार के आने के बाद, जिसने वो जो टी गार्डन पॉपुलेशन है उसके लिए, जो वहाँ पे जो चाय बागान में काम करने वाले जो मज़दूर हैं उनके लिए बहुत स्पेसिफिक प्रोग्राम्स बनाए गए। मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ व्यूअर्स के लिए कि जो कुली कहा जा रहा है वो उस अली कुली पॉलिटिक्स कहा जाता था कि अगर जिसने हुँ, अली कुली पॉलिटिक्स साध लिया असम में, वो हमेशा असम पे राज कर सकता है। तो अली तो मुस्लिम्स को कहा जाता था, और जो कुली है वो बेसिकली लेबर क्लास की बात की जा रही है, और ये लेबर क्लास वो है जो कि बिहार से, उत्तर प्रदेश से, वो सभी गरीब इलाकों से मजदूरों को चुन करके चाय बागानों में रखा गया, और वहां रह करके उन्होंने जितनी भी मजदूरी होती थी, चाय आप एक कप आप चाय पीते हैं, उसके पीछे का जो पूरा प्रोसेस होता है, जो लेबर फोर्स लगती है, वो यही लोग उसके लिए जिम्मेवार हैं, और जो कुली है वो उन्हीं को कहा जा रहा है। तो जी, कांग्रेस सरकारों ने अभी तक कालांतर में ये किया कि कुली जो पॉपुलेशन थी, जो चाय बागान के मजदूर थे, उनमें बहुत बहुत पकड़ जकड़ करके उनके ऊपर रखी। अ, वो ऐसा था कि अगर आप जो चाय बागान के जो मैनेजर्स हैं, हुँ, उनके साथ मिल करके इनका मजदूरों का शोषण करके उनको जबरदस्ती कांग्रेस को वोट दिलाना, कांग्रेस की हुँ, जबरदस्ती मेंबरशिप दिलवाना, ये सब काम हुआ। तो अली हुँ, कुली पॉलिटिक्स, इसलिए ये शब्द बहुत फेमस हुआ। लेकिन इस सरकार के आने के बाद मुझे लगता है मेडिकल फ्रंट पे बहुत ज्यादा फायदा मिला है मजदूरों को। इसके हुँ, अलावा भी मुझे लगता है भत्ता भी बढ़ा है उनका, और बहुत तरीके से जो स्कीम्स आती थी लेकिन स्कीम्स का क्रियान्वयन नहीं होता था, इस हुँ, सरकार ने मुझे लगता है एग्जीक्यूशन पे बहुत काम किया है। ओके। अच्छा, एक आपने एक जगह लिखा कि इलेक्शन से ठीक पहले वहाँ पे असम में एक बड़े फ्रंट पेज पे एक लगती है एडवर्टाइज़मेंट जिसके 2002 गुजरात राइट के बारे में और जी हाँ। 40-45 कुछ इंटेलेक्चुअल ये ओपनली कहते हैं कि बीजेपी की वोट ना दें। आपने जी। उसको काउंटर कैसे किया? उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट फ्रंट पेज पे डाला था। हम लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से हम घर-घर तक पहुँचे, दूसरा आर्गुमेंट लेकर के, और उसके अलावा हम लोगों ने असम में जो रायट्स बहुत सारे हुए थे, उनकी भी याद हमने दिलवाई लोगों को। देखिए, जी। होता क्या है अमरिंदर जी कि देश के वेस्टर्न साइड में कोई चीज़, अगर कोई घटना घटी हो, उस हुँ, घटना को आप देश के ईस्ट में बिना किसी संदर्भ के, बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के कोट करके अगर आप बात करना चाहेंगे, तो उसके उसके अपने नुकसान हैं। उसका हुँ, नुकसान ये है, जो कि मैं बतौर पॉलिटिकल कम्युनिकेटर मैं कह रही हूँ कि ये कि अगर हुँ, आप सामने वाले को प्रोवोक करेंगे कहने के लिए, तो फिर वो जी। आपकी पूरी हिस्ट्री और ज्योग्राफी आपके सामने उकेर कर रखना पड़ेगा उसको, क्योंकि ये हुँ, हुँ, इलेक्शन है, ये एक वॉर लाइक सिचुएशन है। तो असम आंदोलन के समय जिन युवाओं के साथ बीभत्स घटनाएं हुई थी, उन हुँ, घटनाओं को हमें भी मजबूरन फ्रंट पेज पे लाना पड़ा। हमें बताना पड़ा कि जो लोग आपको एक पॉलिटिकल पार्टी को वोट देने के लिए नहीं बोल रहे हैं, तो इसेंशियली वो हुँ, ये कह रहे हैं कि जो सत्ता पक्ष है वो बनी रहे। तो सत्ता हुँ, पक्ष के लोगों ने आपके साथ ये किया, और वो हम लोगों ने क्रमवार तरीके से, सिलसिलेवार तरीके से, बहुत ही मार्मिक दृश्यों से फ्रंट पेज पे हमने भी ऐड दिया और उसको काउंटर किया। और उसके अलावा सोशल मीडिया पर ये चीज जरूर फैलाई कि जिस व्यक्ति की फोटो लगा करके वो राजनीति करना चाह रहे हैं, वो व्यक्ति खुद इस बात से नाखुश है कि उसकी फोटो का गलत इस्तेमाल, बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है। तो हमने इस जी। तरीके से कांग्रेस की जो मशीनरी थी, कैंपेन मशीनरी थी, उसको न केवल अनएथिकल अप्रूव करने की कोशिश की, बल्कि ये भी प्रूव करने की कोशिश की कि इनको इतिहास की समझ नहीं है, इनको कॉन्टेम्प्ररी रियलिटी की समझ नहीं है। तो कहीं ना कहीं शायद हम सफल रहे उसमें। जी। तो आज का जो एक नौजवान है, यूथ है, वो पॉलिटिक्स के साथ जुड़ता है, अब उसका माध्यम चेंज हो गया है और पूरा पॉलिटिकल मैनेजमेंट ही एक्चुअली पूरी चेंज हो सॉरी इलेक्शन जो कैंपेन करने की जो विधि है, वो चेंज हो चुकी है। उसके बारे में आपका क्या कहना है कि जो बिल्कुल पहले जो होता था रैलियों वाला सिस्टम, वो अब आई थिंक सो कि अब बहुत कम हो चुका है? अभी तो खैर कम नहीं हुआ है मनिंदर जी, बट मुझे लगता है कि ओके। कोरोना के बाद पोस्ट कोविड वर्ल्ड में ये रियलिटी बहुत जल्दी चेंज होगी। लोग हुँ, जितना जल्दी, राजनेता भी हमारे इस बात को समझे, वो ज्यादा अच्छा है। और युवा की जो आप बात कर रहे हैं कि वो बिल्कुल कैंपेनिंग का तरीका अलग है। मुझे लगता है राजनीति का भी तरीका धीरे धीरे हुँ, अलग नजर आने लगेगा। पहले राजनेताओं को एक अलग कैटेगरी के रूप में देखा जाता था,
लोग जो राजनीति करते थे वो और कुछ नहीं करते थे। मुझे जी, लगता है अब ये सोच बहुत बदली है कि आप एक डॉक्टर, इंजीनियर, एंटरप्रेन्योर कुछ भी हो सकता है और उसके साथ-साथ आप राजनीति कर सकते हैं। मतलब राजनीति करने के लिए आपको अलग से बहुत ज़्यादा एफर्ट करना है ऐसा नहीं है। आप अपना काम करते हुए भी कई लोगों का जीवन इम्पैक्ट कर सकता है और वो भी अपने आप में एक बहुत सफल राजनीति है। मुझे लगता है कहीं न कहीं युवाओं के मन में ये बात समझ में आ रही है। जी। एक जैसे ना सीएए का बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। आई जी, थिंक सो कि वो सीएए का प्रोटेस्ट शुरू होने से पहले जिस जिस चिंगारी से वो बहुत बड़ा हुआ, वो असम का था क्योंकि सबसे पहले जी। वहीं पे स्टार्ट हुआ था। और हुँ, मुझे लगता हुँ। है कि असम का जो उनका मतलब था आंदोलन करने के जहाँ जो जो भी उन्होंने सड़कें ब्लॉक की, उसका मतलब अलग था, जो दिल्ली में था उसका मतलब अलग था। आप दोनों के मतलब बता सकते हैं कि असम वाले लोग क्या चाहते थे और ये दिल्ली वाले क्या चाहते थे? देखिए सीएए तो बिल्कुल हाफ पेज का बिल था। किसी जी। ने पढ़ा नहीं बिल को। बिना बिल को हुँ, पढ़े हुए अननेसेसरी का प्रोटेस्ट किया गया, बहुत तरीके की मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई। और ये बात आपने जी। बिल्कुल ठीक कही, असम में इस चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट था ही नहीं। असम में हुँ, किसी और मुद्दे को लेकर के बात हो रही थी, दिल्ली में कुछ और मुद्दा चल रहा था। जी। असम में दिल्ली में ये कह दिया गया कि भारत के मुसलमानों को भारत से भगाया जा रहा है। हुँ, और इसी नाम पे दहशत फैलाई गई कि जो बिल आया है उससे भारत के मुसलमान अपने ही देश में दोयम दर्जे के नागरिक हो जाएंगे, उनको वोट देने तक की सुविधा नहीं मिलेगी। ऐसा हुँ, कह करके लोगों को डराया गया। मैग्सेसे अवार्ड विनिंग पत्रकार हैं, एनडीटीवी में काम करते हैं, रवीश कुमार जी के शो में इस तरीके की हुँ, बात आई और उन्होंने काउंटर भी नहीं किया, इस नैरेटिव को काउंटर भी नहीं किया। इसका मलाल और इसका अफसोस मुझे लगता है इस हुँ, जनरेशन के उन सभी युवाओं को रहेगा जिन्होंने रवीश की रिपोर्ट को कभी ना कभी देख करके बहुत सराहना की थी उसकी। इस हुँ, तरीके का हुँ। ब्लेटेंट मिस इन्फॉर्मेशन दिल्ली में चल रहा था। वहीं जी, असम इस समस्या से जूझ रहा था कि असम की समस्या हिंदू मुसलमान की नहीं थी या जी। नहीं है। असम की समस्या बांग्लादेशी, नॉन बांग्लादेशी की है। उनका ये कहना था कि आप जब सिटीजनशिप रोक रहे हैं, तो आप सिर्फ मुसलमानों का मत रोकिए, सिर्फ मुसलमान बांग्लादेशियों का मत रोकिए, आप हिंदू बांग्लादेशियों का भी रोकिए। ये हुँ, नैरेटिव कभी भी दिल्ली समझने को तैयार नहीं है, अभी भी तैयार नहीं है। दिल्ली के जो लिबरल कम्युनिटी के लोग हैं या जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, वो अभी भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है। उनको ये जी, समझना होगा कि असम में कल्चर की लड़ाई है, असम में हुँ, कम्युनल लड़ाई नहीं है। दिल्ली में ये हर लड़ाई को कम्युनल बता के कोशिश करना चाहते हैं कि उसको एक अलग फुट दिया जाए, पर वो रियलिटी असम की रियलिटी से बहुत अलग है। जी, जी, जी। अच्छा एक बहुत बड़ी मिथ है कि जहाँ सच्चाई वो आप ही बता सकते हैं कि लोग काफ़ी लोगों का मानना है कि जहाँ पार्टी खुद प्रोपेगेंडा कर देती हैं कि जो बीजेपी जीतती है उसके पीछे ईवीएम है। आपको क्या लगता है? तो फिर अभी तो इतने सारे ये तो इतना बेतुका प्रश्न है अमरिंदर जी, मुझे पता है आपका नहीं है, लेकिन जो भी लोग ये सवाल पूछते हैं, जब जी, छत्तीसगढ़ में सर कांग्रेस की सरकार बनती है, नॉन बीजेपी सरकार कहीं भी बनती है, महाराष्ट्र में बनती है, तो फिर ईवीएम का रोना ये नहीं रोते। तो ये तो मतलब जी, ये तो ब्लेटेंटली ऐसी बात है कि आप हार रहे हैं तो आपने कह दिया कि भाई गेम के रूल्स ही गलत है। तो इस जी। पे अब दुनिया डिजिटल हो रही है, इनको ईवीएम से अगर समस्या ये पाषाण युग में ले जाना चाहते हैं अगर हमारे लोकतंत्र को, तो फिर ये ट्राई कर सकते हैं, बट मुझे लगता नहीं है कि सफल होंगे इसमें। ओके। अच्छा आपने पहले भी एक मैग्सेसे पुरस्कार जो जीते हुए हैं उनका नाम लिया। तो जी। एक टर्म है कि एक लुटियन दिल्ली आई थिंक सो कि एक वो एक ज्योग्राफिकल एरिया नहीं है, वो एक हुँ, हुँ। माइंडसेट है। जी। और जो खान मार्केट जर्नलिज्म है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये सब टर्म्स कॉइन किए गए हैं अमरिंदर जी, इनका वास्तविकता से कोई लेना-देना नहीं है। जी, मैं दोनों तरफ की बात कर रही हूँ। लटियंस जर्नलिज्म पहले भी थी, लटियंस जर्नलिज्म आज भी है। ऐसा नहीं है ओके, कि आज कोई भी जर्नलिस्ट उठ करके चाहे, तो वो किसी भी नेता का इंटरव्यू ले सकता है। कुछ फेवरेट्स ओके। हैं, जिनको ही इंटरव्यू दिए जाएँगे। पहले हुँ, भी हुँ। यही होता था, अब भी यही हो रहा है, बस चेहरे बदल गए हैं और जो इंटरव्यू लेने वाले हैं, वो थोड़ा-थोड़ा परिवर्तन हुआ है। तो ये इन सभी को ठीक है, मैं भी यूज़ करती हूँ ये टर्म सुविधानुसार मैं भी टेलीविज़न डिबेट्स में यूज़ करती हूँ। लेकिन हुँ, मुझे हुँ। लगता है कि इनका वास्तविक जगत से बहुत अधिक लेना-देना नहीं है। मेन हुँ, हुँ। चीज़ जो है, जो स्टैटिक है, वो है एक्सेस। पहले हुँ, सेट ए को एक्सेस मिलता था, आज सेट बी को एक्सेस मिलता है। लेकिन वो जो हुँ। एक्सेस वाली चीज़ है, वो जो चरण वंदना वाली जो राजनीति है, वो अभी भी है और उसको वो जब तक पंक्चर नहीं होगी, तब तक ये जी। सिर्फ इधर का नैरेटिव और उधर के नैरेटिव के जीत-हार की बात है। हुँ, हुँ, हुँ। तो जो अब
अब भी आप उसको बहुत बड़ा चेंज नहीं देख रहे कि जैसे जो, क्योंकि मैं तो जर्नलिस्ट नहीं हूँ, तो मेरे लिए तो नहीं, मैं सिर्फ चेंज देख रही हूँ। मैं ये चीज बता दूं, मैं चेंज बहुत देख रही हूँ, क्योंकि जिस तरीके से डिजिटल मीडिया में प्रस्फुटन हुआ है नए कंटेंट का, और नए नए लोग नए नए तरीके से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। आपका जो ये कॉन्वर्सेशन है वो भी एक तरीके का एक्सपेरिमेंट है, इसमें जी कोई दो राय नहीं है कि चीजें बदली हैं। लेकिन ट्रेडिशनल मीडिया में, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में कितना बदलाव हुआ है, इस पे मेरी जो मैं जो स्टेटस को की बात कर रही हूँ वो इन पे बात कर रही हूँ। इनमें जी शायद बहुत कुछ नहीं बदला। ओके। अच्छा, तो अभी मैं लास्ट क्वेश्चन पे आना चाहता हूँ कि अभी इलेक्शन आ रहे हैं मेरे पंजाब के और यूपी के तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कहते हैं कि यूपी का रास्ते ही दिल्ली कोई पहुँच सकता है। आपको क्या लगता है कि यूपी में क्या हालात हैं? जोगी साहब का क्या है, और जहाँ समाजवादी पार्टी कहाँ तक चल रही है? जी अमरिंदर जी, ये सवाल ऐसा है कि यूपी हो चाहे कोई भी स्टेट हो, मैं तो एक चीज ये नहीं मानती कि अमुक स्टेट किसी और स्टेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर स्टेट इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा रहा है कि यूपी में सरकार किसी और की रही है, दिल्ली में किसी और की सरकार रही है। तो ये जो आम बोलचाल में जो दो तीन मुहावरे या जुमले दे दिए जाते हैं, जरूरी नहीं हो कि वो हर बार सही हो। तो फैक्चुअली ये चीज शायद बहुत सही नहीं है कि यूपी के रास्ते से ही लोग दिल्ली का रास्ता बनाते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि यूपी में सरकार नहीं रही है एक अमुक पार्टी की, लेकिन उसने सेंटर में सरकार बनाई है, मिला जुला करके सरकारें चली। बात जहां तक यूपी चुनाव की है, मैं आपसे आपसे क्या जो लोग दर्शक है मैं उनसे भी पूछना चाहती हूँ, अगर योगी नहीं तो कौन? जब सवाल आ करके टिकता है, उसके बाद समस्या आनी शुरू होती है। जिस तरीके की गैर जिम्मेवार बयानबाजी विपक्ष की तरफ से हुई है पिछले कुछ दिनों में, और तो उससे वो पता चलता है ना कि आपकी जो राजनीति है वो परिपक्व ही नहीं हुई है अभी। जो विपक्ष की राजनीति आपने 5 साल की योगी सरकार के रहते हुए, वो इतनी परिपक्व हुई ही नहीं कि आप सरकार को अपने ही मुद्दों पर घेर सकें। तो फिर जनता जी थक हार करके वोट उन्हीं को देगी जिनका कम्युनिकेशन या जिनका कैंपेन जनता को समझ में आ रहा है। तो यही है। और जब तक फाइनल व्यक्ति वोट नहीं दे देता, अंतिम व्यक्ति वोट नहीं दे देता, तब तक ये उतना ही नेल बाइटिंग रहेगा जितने की अन्य चुनाव रहे। ओके जी। शुभ्रस्ता जी, आपका दीर्घ टाइम पे आने के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू थैंक यू अमरिंदर जी। आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद जी। शुक्रिया।